Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 7 of ACCA F6 and the name of the chapter is Income from Self-Employment. Let's start guys. So अब जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ एप्रोप्रिएशन. अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में कौन कौन सी इनकम हमारी जो होती है उस पर टैक्स लगता है, इनकम कैसे अक्रूवल बेसिस पे चलती है, कैसे हम इनकम में से कौन कौन सी चीज़ें माइनस करते हैं, ऐड बैक करते हैं, एक्सपेंडिचर, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारा बता दिया. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बेसिकली वो वाले एक्सपेंडिचर. अब हम बात करेंगे जो आज की वीडियो में है, दैट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स के कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्सपेंडिचर दिखाते हैं लेकिन एज पर इनकम टैक्स हम उन एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते और अल्टीमेटली हमें उन एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ता है और जो भी नेट वैल्यू आती है हमारी उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे. तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें हम ऐड बैक कर देंगे ये वाले सारे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड हैं और जो हमारा उसके बाद प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा. तो आज हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे डिसअलाउड हैं. तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंडिचर आता है एप्रोप्रिएशंस. सो एप्रोप्रिएशंस गाइस बेसिकली क्या होता है? एप्रोप्रिएशन इज मनी टेकन बाय द ओनर from business in any form. Appropriation is money taken by owner from business is any form. मतलब अगर ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, विड्रॉ करे हैं इन एनी फॉर्म, जैसे ओनर ने बोला कि मैं हर महीने बिजनेस में अपनी 2000 पाउंड्स की सैलरी दिखा देता हूँ. उसके बाद जो मैंने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, एक तो उसने दिखा दिया कि मैं सैलरी विड्रॉ कर रहा हूँ, एक जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे उस पर कुछ अमाउंट वो हर महीने इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो कमीशन ले रहा है. सो ओनर ऐसे ऐसे पैसे बिज़नेस से विड्रॉ कर रहा है कि मैं बिज़नेस में काम भी कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी भी बनती है, मैं बिज़नेस में काम कर रहा हूँ, मैंने बिज़नेस में पैसे लगाए थे तो मेरा उस पैसे पे इंटरेस्ट भी बनता है, मेरी वजह से बिज़नेस की सेल ज़्यादा हो रही है तो मुझे कमीशन भी मिलना चाहिए. हम बोलेंगे अबे सुन, ये तेरा ही बिज़नेस है, तू एम्प्लॉय नहीं है इस कंपनी का, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. तो तूने अगर काम करना है तो कंपनी चलानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा. तो अगर तुम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी का एक्सपेंस दिखा रहे हो तो तुमने जब प्रॉफिट एंड लॉस में अपना प्रॉफिट निकाला था उसमें तुमने क्या किया था, माइनस कर दिया था ये सैलरी भी कि भाई चाहे है बिज़नेस का तो खर्चा है ही है. अगर मेरी जगह काम करने वाला कोई और रखा होता तो उसको भी तो सैलरी पे करनी पड़ती ना, तो वो सैलरी मैं ले रहा हूँ, तो सैलरी तो बिज़नेस का खर्चा है, ठीक है ना. तो ये हमने एक्सपेंडिचर दिखाया था लेकिन इनकम टैक्स वालों ने साफ बोल दिया है कि एनी अमाउंट विच इज़ टेकन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज एनी फॉर्म इज डिसअलाउड, इज डिसअलाउड हर तरीके का. तो एप्रोप्रिएशंस आर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम बिजनेस एंड एज सच आर डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर इंटरेस्ट पेड टू ओनर ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, salary drawings taken by the sole proprietor, any private element of expenditure related to owner's motor car, telephone expenditure. कि ओनर का जैसे टेलीफोन एक्सपेंडिचर था, ओनर का मोटर कार के एक्सपेंसेस था, ओनर की मोटर कार के पेट्रोल के एक्सपेंसेस थे और वो हमने अपने बिजनेस में एक्सपेंस दिखाया हुआ था जबकि वो ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस थे. प्राइवेट मतलब उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे लेकिन हमने उसको बिजनेस में एक्सपेंस दिखाया हुआ था तो वो सारे एक्सपेंसेस हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे. सिंपल सा लॉजिक इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, हम वही खर्चा तुम्हें अलाउ करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल एक्सपेंसेस कोई भी अलाउ नहीं होगा. और अगर तुम ओनर हो और तुमने बिजनेस से चाहे इंटरेस्ट लिया है, चाहे सैलरी ली है, चाहे ड्राइंग्स लिया है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट विल नॉट बी अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर, उस पर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा. अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन करते हैं. सो इलस्ट्रेशन इज, एक सेकंड में अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ, आई थिंक कैलकुलेटर चाहिए होगा. जिम इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सॉलिसिटर. ओके, During solicitor, you can also say as a advocate.
ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 जिम ड्रोव अ टोटल ऑफ 20,000 माइल्स एंड इज मोटर एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 10,800 के टोटल जिम ने जो कार चलाई थी वो चलाई थी 20,000 माइल्स और टोटल जो 20,000 माइल्स का खर्चा था दैट वाज 10,800 पाउंड्स। ईच वर्किंग डे जिम्स ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस विच इज़ अ 10 माइल अवे। He works 5 days in a week and 50 days in a year. That means जिम जो था जिम वो होम टू ऑफिस जा रहा था जिसके बीच का डिस्टेंस है 10 माइल्स। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो चाहे ओनरशिप हो, घर से ऑफिस का खर्चा जो है ये एक्सपेंसेस पर्सनल माने जाते हैं। घर से ऑफिस का खर्चा हमेशा पर्सनल माना जाता है और ये एक्सपेंस कभी भी अलाउड नहीं होता। सो दैट मीन्स इन दिस केस 10 माइल्स इंटू 2, क्योंकि 2 चक्कर लगते होंगे, सुबह जाना शाम को आना, इंटू हफ्ते में 5 डेज इन अ वीक एंड उसने 50 वीक्स काम किया है, तो 10 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 50 दैट मीन्स टोटल 5,000 माइल्स, टोटल 5,000 माइल्स। तो उसने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही चलाया है कार, तो ये जो टोटल खर्चा उसका है उसमें ऑफिस से घर, घर का ऑफिस, ये तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है ना, ये पर्सनल एक्सपेंस है। जिम ड्रो 1,500 माइल्स ऑन अ हॉलीडे इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में उसने 1,500 माइल्स हॉलीडे में चलाई थी। तो एक तो 5,000 जो उसने कार चलाई थी वो पर्सनल था और 1,500 वो हॉलीडे पे गया था वो पर्सनल था। तो टोटल 6,500 जो उसने टोटल आउट ऑफ 6,500 आउट ऑफ 20,000 माइल्स इज पर्सनल, कि 20,000 माइल्स में से 6,500 पर्सनल है। और आगे क्या लिखा हुआ है, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर हिज वाइफ कार वॉज यूज फॉर प्राइवेट जर्नी। जिम्स वाइफ ओन हर ओन कार एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन जिम बिजनेस, कि बाकी सारा टाइम जिम की वाइफ की जो कार थी वो यूज़ हुई है और जिम की वाइफ की जो कार है दैट हैज़ नो रिलेशन विद द बिजनेस। तो बिजनेस के जो 20,000 माइल्स टोटल चले थे उसमें से 5,000 माइल्स घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाले थे, वो अलाउड नहीं होगा, और 1,500 माइल्स एक हॉलीडे पे वो गए थे, ये भी उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये नहीं अलाउड होगा। तो 6,500 आउट ऑफ टोटल माइल्स आर नॉट अलाउड। तो अगर मैं खर्चा प्रोरेट करूं 10,800 इंटू, तो टोटल अगर मुझे डिसअलाउड खर्चा निकालना है 6,500 डिवाइड बाई 20,000, तो 10800 इंटू 6,500 डिवाइड बाई 20,000 दैट मीन्स 3,510। तो 3,510 ये हमारा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। और हम जब अपनी बुक्स बनाएंगे हम दिखाएंगे हमारे प्रॉफिट जितने भी थे, प्रॉफिट में हम ऐड बैक कर देंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस 3,510, क्योंकि हमने टोटल 10,800 जब बुक्स बनाई थी इसको बिजनेस में अपना एक्सपेंस दिखाया होगा, है ना। हमने जब टोटल बिजनेस के जब प्रॉफिट निकाले थे पहले तो उसके अंदर हमने पूरा का पूरा एक्सपेंस दिखा दिया होगा, लेकिन इसमें से 3,510 अमाउंट जो है वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस का था, इसलिए उसको ऐड बैक कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव सैलरी पेड टू अ सोल ट्रेडर्स फैमिली। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत चालाक, बहुत शाणे, बहुत तेज समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये बंदा था ए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेट्स से हिज नेम इज़ ए, ही स्टार्टेड अ बिजनेस, और बिजनेस से इसको जो प्रॉफिट्स थे वो अच्छे खासे होते थे, इतने प्रॉफिट्स होते थे कि प्रॉफिट जो इसका है वो हाईएस्ट जो हमारा स्लैब है दैट इज़ 45% उसमें आता था, कि मतलब इसको जो भी अमाउंट ये कमाता था, जो भी जिस लेवल पे आ रहा है, कुछ भी और कमाएगा तो 45% टैक्स लगता था, हाईएस्ट स्लैब रेट में आता था। हाईएस्ट स्लैब मतलब इसकी जो टोटल इनकम है वो 150 पाउंड से ज़्यादा थी, 1,50,000 पाउंड से ज़्यादा थी। अब पॉइंट इज, इसने कहा कि यार मुझे 45% टैक्स पे करना पड़ रहा है, अगर मैं इसमें से लेट्स से 50,000 पाउंड्स की अपने ब्रदर को सैलरी दिखा दूं, चलो खुद को तो मैं सैलरी दिखाऊंगा वो तो उस पर तो टैक्स लग जाएगा,
मैंने अभी ऊपर बताया था कि अगर ओनर कुछ पैसे बिजनेस से विड्रॉ करता है चाहे सैलरी की फॉर्म में, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। ओनर को ये चीज़ पता थी। ओनर ने क्या किया, बिजनेस के अंदर अपना भाई दिखा दिया कि मेरा भाई भी बिजनेस में काम करता है और वो मेरा ओनर नहीं है, ऑफकोर्स ओनर तो मैं हूँ, वो नौकरी करता है और मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको 50,000 पाउंड्स पर एनम देता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो ब्रदर के हाथ में जब ये 50,000 पाउंड्स आएंगे तो एक कम स्लैब में जाएंगे, तो पहले 37700 पे लगेगा 20% और उसके बाद अलग लगेगा 40%, है ना। सो दैट मीन्स हमारा एक तो स्लैब में फ़र्क पड़ गया, दूसरा क्या है, बिजनेस के 45% भी बच जाएंगे, 45% की जगह बिजनेस का स्लैब भी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के टैक्स बेनिफिट काफ़ी होते थे। तो ओनर क्या करता था, वो अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर सबको सैलरी दिखाता था खूब सारी, और प्रॉफिट जो थे वो लेट से अपने बिल्कुल नील के बराबर दिखाता था कि मैंने तो प्रॉफिट कमाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, अगर एक्सेसिव सैलरी हमने सोल ट्रेडर ने अपने फैमिली किसी भी मेंबर को पे की है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगी। अब हमें एक्सेसिव कितनी है, क्या इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट है? नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। ये एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि अगर एक पर्सन इस पोजीशन पे है और इतनी उसने पढ़ाई करी हुई है और वो ये काम कर रहा है, तो उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए पूरी इंडस्ट्री में, सारी कंपनीज ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी उसको देती है। अब मान लो जो काम इसका भाई कर रहा है, ऑन एन एवरेज उसकी जो सैलरी है वो 10,000 पाउंड्स बनती है। ये तो ऑफकोर्स जान के दिखाएगा सैलरी ज़्यादा, तो हम 40,000 जो पाउंड्स है वो डिसअलाउ कर देंगे। हम बोलेंगे भाई एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तो 10,000 है, तुमने दिखाई हुई सैलरी खर्चा 50,000, तो 40,000 खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो बिजनेस owners, especially sole traders, often employ their spouses or members of their family in their business. Any salary paid to family of the owner of an unincorporated business, मतलब sole trader का business जो incorporate नहीं है, that means not a company, कंपनी नहीं है, sole trader अकेले काम कर रहा है, is allowable provided it is not excessive. In other words, it must be the remuneration at any commercial rate of the work performed. Any excessive salary payment is disallowed. जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो कमर्शियल रेट जैसे यूके में या यूएस में या कनाडा में क्या चलता है कि अगर मान लो एक पर्सन लेट से अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको $30 पर आवर का उसका रेट है कि पूरा दिन अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो $30 इंटू 8 इतनी उसकी पर डे की सैलरी होगी, पर आवर रेट चलता है। तो इसी तरह से हमें उसकी क्वालिफिकेशन देख के ये देखना है कि क्या उसको लेबर रेट जो भी उसको एम्प्लॉय रेट है वो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी अलॉट होगी, उससे ऊपर अगर दी हुई है सो दैट इज डिसअलाउड। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 इज, एक बार ये करते हैं। शीला इज इन अ बिजनेस रनिंग हर ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हर हस्बैंड रिचर्ड हैज़ गिवन अ वर्क टू लुक आफ्टर देयर डॉटर हु वॉज बॉर्न 3 years ago। ठीक है, ओके, गुड, अच्छी बात है। Until 2021, Sheila employed a part-time typist who was paid $4,500 per annum, but the typist then left and Sheila could not find a suitable replacement. Richard therefore agreed to do Sheila's typing at home. Okay, good husband. During the year ended this, Sheila paid Richard a salary of 10,000. कि शीला ने रिचर्ड को 10,000 सैलरी दी, और ऑफ कोर्स शीला ने रिचर्ड को 10,000 सैलरी दी होगी, तो जो भी इसके प्रॉफिट्स होंगे, उस जो भी इसके इनकम्स होंगी उसमें से 10,000 का अपना एक एक्सपेंस क्लेम कर लिया होगा, 10,000 का अपना एक्सपेंस क्लेम कर लिया होगा। अब हमें देखना है इसमें कितना जो है एक्सपेंडिचर वो डिसअलाउड होगा, तो जो भी हमारे प्रॉफिट से उसमें कितना डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगा जो हम ऐड करेंगे। तो देखो, अगर एक अकाउंटेंट होता, टाइपिस्ट होता, शीला वुड हैव पेड हर 4,500 पाउंड्स पर एनम, बट अपना हस्बैंड है इसलिए उसको 10,000 पाउंड दे रही है। दैट मीन्स हस्बैंड की वजह से उसको 10,000 पाउंड ज़्यादा मिल रहा है, काम तो वो 4,500 वाला ही कर रहा है। दैट मीन्स जानबूझ के शीला उसको 5,500 पर एनम एक्सेसिव दे रही है। तो 10,000 जो उसको शीला अपने हस्बैंड को दे रही है माइनस 4,500 जो नॉर्मली पुराने टाइपिस्ट को देती थी, तो 5,500 सेम काम के एक्सेसिव दिए जा रहे हैं, तो 5,500 विल बी डिसअलाउड और उसको हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, 5,500 विल बी डिसअलाउड और इसको हम अपने प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देंगे कि ये तो खर्चा हमारा है ही नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेबल। तो अब इंटरेस्ट पेबल में वो कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ये ध्यान से सुनना।
जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन, कि बिजनेस लोन पे जो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट है वो तो हमें पूरा एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग सच एज बिजनेस अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, क्रैश क्रेडिट्स और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अलाउेबल ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर कैलकुलेटेड ऑन अक्रूवल बेसिस। हमें पता है अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट जो भी है वो हम अलाउ करते हैं। लेकिन अब इस पार्ट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचो तुमने टैक्स पे करना था, ध्यान से सुनना, तुमने टैक्स पे करना था, उसमें तुमने डिले कर दिया। तो तुमने टैक्स पे, देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक टाइम जब तक तुम्हें टैक्स पे करना होता है, तुमने नहीं करा तो उसमें क्या हो गया, डिले हो गया। और डिले होने की वजह से बिकॉज ऑफ डिले you had to pay interest along with tax, कि बिकॉज ऑफ दिस डिले जब तुमने टैक्स पे करना था तो पे करने के लिए तुमने टाइम पे नहीं करा और उस डिले की वजह से तुम्हारे को एक इंटरेस्ट लग गया उस टैक्स पे जो तुमने जमा कराना था। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स तुमने डिले किया है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट है, that will not be allowed at expenditure, it will be disallowed, it will also be disallowed। of course हमने तो बिजनेस में इसको अपना खर्चा दिखा दिया होगा, जब बिजनेस के हम प्रॉफिट्स निकाल रहे होंगे तब तो हमने इसको एक्सपेंस दिखा दिया होगा कि भाई मैं टैक्स लेट पे करा था तो उसको कुछ एडिशनल इंटरेस्ट लग गया तो वो इंटरेस्ट मेरा खर्चा हो गया, वो तो सारे ही करते हैं। लेकिन हमें वो खर्चा डिसअलाउ करना है। HMRC ने क्या बोला है, वो ये बोल रहा है कि भाई ये इंटरेस्ट तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये तुमने जान के लेट पेमेंट करे टैक्स की, तो ये इंटरेस्ट हम तुम्हें ऐसे खर्चा अलाउ नहीं करेंगे कि तुम लेट पेमेंट करो और उस पर तुम टैक्स भी बचा लो। तो इस इंटरेस्ट को हम डिसअलाउ कर देंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, मान लो HMRC ने तुम्हारे को कुछ अमाउंट रिफंड करना था, HMRC ने तुम्हारे को कुछ अमाउंट रिफंड करना था कि तुम्हारा लेट्स से जो पेई था, पेई वॉज मोर एंड टैक्स वॉज लेस, तुम्हारा पेई ज़्यादा कट गया था लेकिन तुम्हारा टैक्स कम था, तो HMRC ने तुम्हें वो टैक्स रिफंड करना था। इसमें HMRC ने डिले कर दिया एंड यू रिसीव इंटरेस्ट, कि HMRC ने डिले कर दिया, इसमें उन कुछ पीछे बैक एंड प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी होगा, वेरिफिकेशन में टाइम लग गया होगा, वॉट एवर द रीज़न इज़, तुम्हारे को ये जो HMRC से रिफंड आना था ये लेट आया और उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिला। अब ये जो इंटरेस्ट है, अब ये इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है, तो इनकम हमारी नॉर्मली टैक्सेबल होती है, बट ये हमारी टैक्सेबल नहीं होगी और इस इनकम को हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। सो दिस इज डिसअलाउड या इनकम नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो इसको हम अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, मतलब हमने अपनी इनकम के अंदर ये इनकम दिखाई होगी कि हमें इंटरेस्ट आया है, लेकिन ये इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम प्रॉफिट्स में से इस इनकम को माइनस कर देंगे। तो लॉजिक क्या है, अगर हमने HMRC को याद रखना है, टैक्स अथॉरिटी से देता हूँ मैं, चलो, अगर टैक्स अथॉरिटीज को हमने कुछ इंटरेस्ट पे करा है, ऑफ कोर्स फॉर डिले, अगर डिले के लिए हमने इंटरेस्ट पे करा है, सो दिस विल बी डिसअलाउड। और अगर टैक्स अथॉरिटी से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, देन नो टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये दो चीज़ें याद रखना, इसको अच्छे से देख लो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा गाइस, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं जो ये तामझाम लिखा हुआ है पहले इसको हटा देता हूँ, तुम्हें फिर पढ़ने में दिक्कत होगी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहता है कि अगर हमने एसेट पे कोई भी कैपिटल खर्चा किया है, कैपिटल खर्चा मतलब जैसे हमने उसमें इम्प्रूवमेंट कराई है, ये चीज़ हमने F3 और F7 में पढ़ी हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, है ना।
तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें डिसअलाउड होता है। अब हमने वैसे अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमेशा कॉस्ट बढ़ती है एसेट की, वो कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं दिखाते, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो अपना जो भी हमारा इंप्रूवमेंट का भी खर्चा होता है या एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के एक्सपेंस का खर्चा भी होता है, उसको वो कॉस्ट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा के एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं। वो बोल देते हैं ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो, हमारा खर्चा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स में स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट का खर्चा या कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ नॉट अलाउड, और अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करा था तो उसको हम यहाँ से डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, सिंपल बात ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में करनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब नॉर्मली जो डेप्रीसिएशन है वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं, है ना। एसेट पे जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज की है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर हमारा हुआ है, या फिर एमोर्टाइजेशन हमने किसी भी लीज की करी है, ये तीनों एक्सपेंसेस हमारे जो हैं दीज विल बी डिसअलाउड, दीज विल बी डिसअलाउड। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, डिसअलाउ क्यों है भाई। डेप्रीसिएशन तो अगर डेप्रीसिएशन कोई भी बंदा अगर एसेट परचेज करता है तो उस पर डेप्रीसिएशन तो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। अब अगर वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्लेम नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो भी एसेट वो खरीदेगा उस एसेट पे तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला। एसेट पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कोई भी बंदा कोई एसेट ही नहीं परचेज करेगा। येस यू आर राइट। तो इन्होंने रूल क्या बनाया हुआ है, इन्होंने रूल ये बोला हुआ है कि डेप्रीसिएशन जो हमने, देखो हमने एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने, याद रखना एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है वो डिसअलाउ हो जाएगी, दैट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, और इनकम टैक्स पर्पस से, इनकम टैक्स पर्पस से डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ allowable depreciation is there कि इनकम टैक्स पर्पस में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन ली थी वो डिसअलाउ कर देंगे, वो हम हमारी ऐड बैक कर देंगे। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन का अलग कैलकुलेशन होती है, उससे डेप्रिसिएशन निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो हम प्रॉफिट में माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें याद रखना है तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो जो भी तुम्हारे प्रॉफिट हैं उसमें हम ऐड बैक कर देंगे डेप्रीसिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐड बैक, सॉरी मैंने माइनस कर दिया, ऐड बैक कर देंगे जो डेप्रीसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए, और माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल। अब ये जो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी है इनकम टैक्स, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, इसको हमने यहाँ नहीं पढ़ना। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो हमारे एसेट पे, जैसे इंप्रूवमेंट हो गई या फिर अगर हमने डेप्रिसिएशन करी है, लॉस ऑन सेल है, अमोर्टाइजेशन है, दीज आर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर और हमें प्रॉफिट में इन सबको ऐड बैक करना पड़ेगा। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट ऑलवेज क्लियर कट. It is especially in the case where it is deciding if expenditure in respect to repair of the asset और इम्प्रूवमेंट. ये हमने ऑलरेडी F3 में भी और F7 में भी पढ़ा हुआ है कि रिपेयर और इम्प्रूवमेंट में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, तो ऑफकोर्स जो बच्चे F6 पढ़ रहे हैं उन्होंने अकाउंट्स या तो पढ़ रखी है, अगर एग्जम्पशन क्लेम की है तो ऑफकोर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर्स वगैरह उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. और जिन्होंने एग्जम्पशन क्लेम नहीं करी उन्होंने ऑफकोर्स F3 और F7 में, F3 में तो एटलीस्ट ये चीज़ पढ़ी ही होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें यही बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे रेवेन्यू में आते हैं, कौन कौन से कैपिटल में आते हैं. तो सिंपल सा इसका लॉजिक मैं पहले भी हर वीडियो में हर चैप्टर में बता चुका हूँ इससे रिलेटेड. इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा है, कोई भी एक्सपेंस होता है
मेंटेन करने के लिए, कोई भी एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए होता है, सो दैट विल बी कैटेगराइज एज अ रिपेयर। कोई भी एक्सपेंस, इफ, एक सेकेंड गाइस, मेरे हाथ में ना कुछ लग गया, एक सेकेंड। कोई भी एक्सपेंस हमारा जो एसेट को मेंटेन करने के लिए होता है, सो दैट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई भी एक्सपेंस जिससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा क्रक्स याद रखना, कोई भी खर्चा, जैसे एग्जांपल ये लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिपेयर्स इन ऑर्डर टू मेक एन एसेट यूजेबल इज डिसअलाउड, कि हमने एक एसेट परचेज किया, उस एसेट को रिपेयर कराना पड़ा एसेट को चलाने के लिए। मतलब जब हमने एसेट परचेज किया वो रनिंग कंडीशन में नहीं था, वो रनिंग कंडीशन में नहीं था, हमने इस एसेट को परचेज करा और उसको रिपेयर कराया। दैट मीन्स ये रिपेयर ज़रूरी थी, इस एसेट से, इस रिपेयर से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्योंकि जब हमने खरीदा था वो तो चलने की हालत में नहीं था, टूटा फूटा एसेट था, रिपेयर करा के ठीक हुआ है। सो दिस विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारा डिसअलाउड हो जाएगा, ये वाला हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब इस एक्सपेंडिचर को हम अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिपेयर इज अलाउड इफ द एसेट कैन बी पुट टू यूज बिफोर एनी रिपेयर्स आर कैरिड आउट, कि अगर मान लो हमने एसेट को बिना रिपेयर करा के कोशिश करी चलाने की और वो चल गया, उसके बाद हमने रिपेयर कराई, दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमने उसको मेंटेन करा है, क्योंकि हमने बिना रिपेयर कराए भी तो एसेट चल ही गया था। तो मतलब एसेट के लिए, एसेट की वैल्यू थोड़ी बड़ी, एसेट तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, तो ये तो वैसे ही थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह करके मेंटेन करने के लिए है। सो दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो हमारा अलाउड होगा। तो याद रखना, उसको हमें माइनस नहीं करना, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से ऑलरेडी माइनस कर रखा है। हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है जिसको हमें ऐड बैक करना है, तो ये वाला एक्सपेंडिचर ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था वही लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, मशीनरी एंड स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स इज डिसअलाउड बट मे क्वालिफाई फॉर कैपिटल अलाउंसेस, कि वैसे तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है जैसे डेप्रिसिएशन एंड ऑल, बट वो कैपिटल अलाउंसेस में अलाउ हो जाते हैं। दीज आर इफेक्टिवली अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर टैक्स पर्पसेस विच विल कवर इन चैप्टर नंबर 8। कि नेक्स्ट चैप्टर में हम कैपिटल अलाउंसेस देखेंगे कि कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन किस तरीके से क्लेम करनी चाहिए। अब ऐसा क्लॉज क्यों बनाया गाइस, देखो जैसे मान लो मैंने कार परचेज करी बिजनेस के लिए, ठीक है, और मैं कार पे 50% डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कार मेरी 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, मेरी आदत है हर 2 साल में कार चेंज करने की। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई तुम्हारी आदत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम 50% एक्सपेंडिचर क्लेम कर लोगे। एज पर इनकम टैक्स एक कार पे तुम 20% डेप्रिसिएशन ही क्लेम कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जितना मर्जी क्लेम करते रहो, तुम तो सोल ट्रेडर हो, जो मर्जी करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तुम्हें एक कार पे 20% ही अलाउ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ करेंगे। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इनकम टैक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि इनकम टैक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग तरीके से कैलकुलेट होता है और हम बुक्स में अलग तरीके से करते हैं। तो ये वाला एक्सपेंडिचर हम ऐड बैक कर देंगे जो हमने गलत करा था, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करेंगे उसको फिर हम माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर हमारा आता है जो डिसअलाउड है, दैट इज कार लीजिंग और कार रेंटल। तो इसको कार लीजिंग और कार रेंटल, अगर हमने अपने बिजनेस के लिए कोई भी कार रेंट पे ली है या कार को लीज कर रहे हैं, ठीक है, तो रेंटल एंड लीज चार्जेस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज मोटर कार्स आर अलाउएबल वेयर CO2 emissions ऑफ द कार आर 50 ग्राम पर किलोमीटर और लेस। अगर इससे कम 50 ग्राम पर किलोमीटर या इससे कम CO2 एमिशन है तो जो भी एक्सपेंडिचर था कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, सब कुछ हम अलाउ करेंगे। तो ऑल एक्सपेंडिचर इज अलाउड, मतलब हमें कुछ भी ऐड नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर अलाउड है। मतलब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस माइनस करा था वो पूरा अलाउड है। लेकिन अगर हमारा CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज़्यादा है तो सिंपल 15% ऑफ द लीज रेंटल चार्जेस आर डिसअलाउड। तो जो भी हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया था, सो टोटल एक्सपेंडिचर का 15% जो भी आएगा उसको हम ऐड बैक कर देंगे एज डिसअलाउड,
कि हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम जो ये कार रेंटल पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी ये खर्चा 15%, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम्हारा जो टोटल खर्चा आ रहा है, अगर तुम्हारा CO2 एमिशन इससे ज़्यादा है, इट सिंपली मीन्स कि तुम्हारे खर्चे भी ज़्यादा हैं उस कार के, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम, ख़राब कार होगी, तभी एमिशन ज़्यादा है ना। तो उसका अगर तुम एडिशनल खर्चा पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्यों उस चीज़ को तुम्हें बेनिफिट दे, तो तुम अच्छी गाड़ी ले लो, ये ऐसी गाड़ी लो जो इन्वायरमेंट का भी नुकसान ना करे। तो सिंपल, अगर CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से कम है तो हमें कुछ भी ऐड बैक नहीं करना, सारा एक्सपेंडिचर अलाउड है। लेकिन अगर हमारा CO2 एमिशन 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15% ऑफ टोटल लीज रेंटल चार्जेस हमारा डिसअलाउ हो जाएगा और प्रॉफिट में हमें उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैनुअल एंटर्स इनटू अ लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोटर कार विद CO2 एमिशन ऑफ 58 ग्राम पर किलोमीटर, यानी 50 से ज़्यादा है, पेइंग 8,000 पर एनम एज रेंटल चार्जेस। तो 8,000 इंटू 15%, दैट मीन्स 1,200। तो 1,200 हम अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे एज डिसअलाउड, हम इसको ऐड बैक कर देंगे एज डिसअलाउड कि ये खर्चा हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल। अब आता है नेक्स्ट हमारा सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। देखो, ये करने से पहले मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक हमारा इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, कि कोई भी खर्चा अगर डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है तो वो अलाउड होगा, तो वो अलाउड होगा, हमें कुछ भी ऐड बैक नहीं करना। लेकिन अगर इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, कि इस खर्चे से बिजनेस का कोई फायदा नहीं होने वाला, सो दैट विल बी डिसअलाउड और हमें उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, हमें कोई भी पॉइंट जहां भी तुम कंफ्यूज हो, माइंड में याद रखना कि क्या ये एक्सपेंडिचर पूरा बिजनेस में यूज हो रहा है या बिजनेस की लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, जानबूझ के तो नहीं किया गया, पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं किया गया, टैक्स बचाने के लिए तो नहीं किया गया। अगर नहीं तो ठीक है, अगर हाँ यार ये तो जानबूझ के सैलरी ज़्यादा दी है अपने हस्बैंड को, और क्या कहते हैं, हमने जो पढ़ा था कि डेप्रीशिएशन जानबूझ के ज़्यादा क्लेम करी है, वैसे तो नॉर्मली कम लगती है, सो वहाँ पे वो खर्चा हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। सिंपल ये लॉजिक हमें याद रखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम ट्रेड और प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, जैसे ट्रेड सब्सक्रिप्शंस होती हैं कि हमें उस जो, जैसे हम, अगर मैं कपड़ों का काम कर रहा हूँ तो ट्रेड यूनियन बनी हुई है कपड़ों की, जिसकी मेरे को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उससे क्या होगा कि मेरे को काफ़ी सारे बायर्स मिल जाएंगे। तो ऐसी सब्सक्रिप्शन अगर मैंने ली है, दीज आर नॉर्मली डिडक्टेबल सिंस दे आर मेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, यानी फॉर बिजनेस। अ चैरिटेबल डोनेशन मस्ट मीट दीज 3 टेस्ट टू बी अलाउड। अगर हमने कोई चैरिटेबल डोनेशन करी है तो ये 3 टेस्ट चेक करके हम बताएंगे कि क्या वो चैरिटेबल डोनेशन अलाउड होगी या नहीं। तो पहला, इट मस्ट बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो चैरिटी करी है वो बिजनेस के नाम से करी है, पर्सनल नाम से नहीं करी, और हम वो चैरिटी इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपना बिजनेस प्रमोट करना है। अब तुम कहोगे सर फिर चैरिटी किस बात की अगर बिजनेस ही प्रमोट करना है, बट हाँ ये भी बिजनेस की टैक्टिक्स होती हैं। हम सुनते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने चैरिटी के नाम पे इतने पैसे दिए, वो क्यों होता है, वो अपना ब्रांड नेम बनाने के लिए तो करते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज टू मेक देयर ब्रांड नेम, वरना वो चैरिटी अगर कर रहे हैं वो दुनिया भर में क्यों गाते फिरेंगे हम चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो चैरिटी अपने बिजनेस के पर्पज से की गई है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो वो होनी चाहिए। दूसरा, लोकल एंड रीजनेबल साइज इन रिलेशन टू द बिजनेस मेकिंग द डोनेशन, कि हम जो डोनेशन कर रहे हैं वो अपनी लिमिट्स में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कमाए कम और पैसे ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लिमिट्स में हम डोनेट कर रहे हैं। और तीसरा, मस्ट बी मेड टू अ रजिस्टर्ड चैरिटी, रजिस्टर्ड चैरिटी को ही हम पैसे दे रहे हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हमारे ये पूरा अलाउेबल है और कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो इट विल बी डिसअलाउड, और डिसअलाउड का मतलब हमें अपने प्रॉफिट्स में उस एक्सपेंडिचर को ऐड बैक करना पड़ेगा। इफ़ द डोनेशन इज डिसअलाउड बट द पेमेंट इज मेड टू चैरिटी, अब मान लो हमने डोनेशन करी,
लेकिन हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं करी। मैं नहीं चाहता बिजनेस का नाम बाहर आए, मैं इसको एज चैरिटी ही करना चाहता हूँ। तो इनकम टैक्स वालों ने हमें क्या बेनिफिट दिया है कि अगर आपने चैरिटी तो करी है लेकिन इन क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हुआ तो हम ट्रेडिंग इनकम में इसको डिसअलाउ कर देंगे। तो होगा क्या, ट्रेडिंग इनकम के अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हम ये एक्सपेंडिचर ऐड बैक कर देंगे कि ये डिसअलाउड है, बट उसको हम जो दूसरी चैरिटी डोनेशन होती थी जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ी हुई है उसकी तरह अलाउ कर देंगे। तो हमने पढ़ा था ना चैरिटी डोनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी तरह से हम अलाउ कर देंगे। हम अपने ट्रेडिंग इनकम में इसको ऐड बैक कर देंगे कि एक खर्चा डिसअलाउड है लेकिन उसको नॉर्मल चैरिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। So if the donation is disallowed but the payment was made to charity, the taxpayer can instead claim relief under gift aid provision जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है, सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसअलाउड। पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की चैरिटी वगैरह करो तो वो अलाउड होती है, लेकिन फॉरेन में साफ लिखा हुआ है कि अगर हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन या डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ली है दैट इज डिसअलाउड। तो सारा एक्सपेंडिचर हमें अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। नो चैरिटेबल गिफ्ट्स आर अलाउेबल एक्सेप्ट द सेट आउट बिलो, कि कोई भी चैरिटेबल गिफ्ट अलाउड नहीं होता एक्सेप्ट जो बिलो इन्होंने कैटेगरी दी हुई है कि हम अपने बिजनेस में इसके अलावा कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकते। हम वैसे नॉर्मली कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकते नॉन चैरिटेबल। अच्छा देखो, नॉन चैरिटेबल गिफ्ट मतलब हम गिफ्ट्स अपने बिजनेस से अगर किसी को देंगे, याद रखना अगर हम बिजनेस से अपने गिफ्ट्स किसी को देंगे इट विल ऑलवेज बी नॉट अलाउेबल, दैट मीन्स डिसअलाउड, दैट मीन्स प्रॉफिट में उन्हें ऐड बैक करना पड़ेगा एक्सेप्ट दी सेट आउट बिलो। ये वाले गिफ्ट हम दे सकते हैं और ये हमारे को अलाउड होंगे, मतलब ये वाले जो गिफ्ट्स हैं, अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ सॉरी, सो these gifts will be allowed as a deduction। ये वाले गिफ्ट्स हमें डिसअलाउ, उनको कुछ नहीं करना, लेकिन इसके अलावा अगर हमने कोई भी गिफ्ट्स दिए हैं दोज आर नॉट अलाउड और हमें वो एक्सपेंस दिखाना पड़े, हमें वो ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में। अब कौन कौन से गिफ्ट्स होते हैं, पहला है एंटरटेनिंग एंड गिफ्ट। सो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, the only expenditure for expenditure relating to employees provided it is non-incidental to entertainment of others, कि हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा किया है। जैसे एम्प्लॉयज़ को मूवी दिखा दी, वो इसलिए दिखाई है ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो काम करने के लिए, वो पूरा टाइम काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसे दे दे के तुम चलो पार्टी कर लो, उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करा ली, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मोटिवेटेड हों, ज़्यादा करेक्टेड रहें। सो दैट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, क्योंकि वो बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हम इसीलिए कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, गलतियां ना करें, वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो अलाउड होगा। बाकी कोई भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़, गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़ आर नॉर्मली ट्रीटेड एज अलाउड फॉर द एम्प्लॉयर, केयर मस्ट बी टेकन, however the gift must fall within the benefit rules of chapter 5 and may be assessed to employees as employment income। हमने जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को जब कोई गिफ्ट मिलता है तो दैट इज़ अ बेनिफिट टू देम, तो कितना गिफ्ट अलाउड है कितना नहीं अलाउड उस कैटेगरी में हमें देखना पड़ेगा। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। गिफ्ट्स टू कस्टमर, गिफ्ट्स टू कस्टमर आर ओनली अलाउेबल, अगर हम कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हैं वो तभी अलाउेबल है इफ़ द कॉस्ट is less than 50 pound per recipient per year, कि per recipient और we call it per customer, पर कस्टमर पर ईयर, कि एक कस्टमर को एक साल में हम 50 पाउंड से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दे सकते, वो डिसअलाउ हो जाएगा। द गिफ्ट इज़ नॉट फूड, ड्रिंक, टोबैको एंड वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, कि हमने उसको अमेजोन के वाउचर्स, खाना, डिनर, ड्रिंक्स या टोबैको नहीं दिया, ये गिफ्ट्स हमारे डिसअलाउड होते हैं। द गिफ्ट कैरीज अ कॉन्स्पिशियस एडवर्टीजमेंट ऑफ द बिजनेस मेकिंग द गिफ्ट। जैसे तुमने देखा होगा ना काफ़ी बार जब तुम किसी पार्टीज में जाते हो या बहुत सारे जैसे शादियाँ होती हैं, कोई फंक्शन होता है, तो कई जो बिजनेसमैन होते हैं वो तुम्हें गिफ्ट दे के जाते हैं, है ना, थैला होता है उसमें गिफ्ट होता है। गिफ्ट के अंदर उनका एक कार्ड होता है
गिफ्ट के बाहर उनके बिजनेस का नाम होता है, मतलब गिफ्ट के बाहर तो नहीं, उस थैले पे उनका बिजनेस का नाम होता है, और अंदर उन्होंने एक दो कार्ड्स और एक दो पैम्फलेट्स भी रखे होते हैं। गिफ्ट तो होता ही ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में अपने बिजनेस के पैम्फलेट्स या कार्ड भी होता है। दैट मीन्स वो जो गिफ्ट उन्होंने तुम्हें दिया है, एक तरह से वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट हमारा अलाउड होगा। अगर नॉर्मली गिफ्ट दिया है तो डिसअलाउड होगा। द कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट दैट डज नॉट मीट द अबव कंडीशन इज डिसअलाउड, मतलब हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इफ द टोटल ऑफ गिफ्ट टू वन कस्टमर इन टैक्स ईयर एक्सीड्स 50, इट इज द फुल कॉस्ट ऑफ द आइटम दैट विल बी डिसअलाउड, नॉट एक्सेस। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, कस्टमर ए, उसको तुमने 45 एक साल में 45 पाउंड का गिफ्ट दिया है, सो इट विल बी अलाउड, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक कस्टमर है बी, उसको तुमने लेट्स से 55 पाउंड्स का गिफ्ट किया है, सो में अलाउड है 50 पाउंड्स का, हमने किया है 55, तो इट डज नॉट मीन कि हमारा 5 पाउंड हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, हमें पूरा 55 पाउंड जो है वो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर हमारा गिफ्ट किसी कस्टमर को 50 पाउंड से ज़्यादा होता है तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ है कि इफ द टोटल ऑफ द गिफ्ट टू वन कस्टमर इन टैक्स ईयर एक्सीड्स 50 पाउंड्स, इट इज़ द फुल कॉस्ट ऑफ आइटम दैट विल बी डिसअलाउड, नॉट जस्ट द एक्सेस, कि एक्सेस नहीं, पूरा का पूरा गिफ्ट हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ बिजनेस सैम्पल्स टू एडवर्टाइज द गुड्स टू पब्लिक आर अलाउएबल, हमने पढ़ा ही है कि अगर हम सैम्पल्स दे रहे हैं पब्लिक को या कुछ ऐसे फ्री गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं जस्ट फॉर हमारे एडवर्टीजमेंट, वो अलाउड है क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। नेक्स्ट आता है लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। देखो, अब लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस के बारे में क्या क्या बोला गया है। जैसा मैंने क्रक्स बताया था, क्रक्स वही है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है तो अलाउड होगा। So in order to determine whether legal and professional charges are allowable, it is important to review the reasons for the business incurring such cost. As general principle, as I told you, where expenditure is incurred for the purpose of trade or for business, trade को तुम अपना business भी बोल सकते हो, और for business of a sole proprietor, the expenditure is allowable. Examples कौन कौन से होते हैं? जैसे legal fees for chasing trade debts। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटर्स थे हमारे, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स, सो ट्रेड रिसीवेबल में देयर वाज अ पर्सन जो हमें पैसे नहीं दे रहा था, ठीक है, हमने इसके ऊपर केस कर दिया। तो अगर हमने केस कर दिया तो हमने एडवोकेट को कुछ फीस दी होगी केस करने की, तो वो फीस जो हमने एक एडवोकेट दी है टू चेस द ट्रेड रिसीवेबल, चेस करना मतलब ये नहीं उसके पीछे भागना, पीछे भागने का मतलब ये है कि टू टेक टू डू अ केस सो दैट ही पेज दी मनी, तो वो लीगल फीस हमारी अलाउएबल होती है। चार्जेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग द टाइटल टू नॉन करंट एसेट, अगर मान लो कोई नॉन करंट ट्रेड एसेट है, वो किसी और ने बोला मेरा है, हमने बोला हमारा है, तो उसके लिए अगर हमने कोई भी चार्जेस दी हैं, सो दीज विल बी अलाउड एज एक्सपेंडिचर। वेयर एक्सपेंडिचर इज ऑफ द कैपिटल नेचर, इट इज़ डिसअलाउएबल, ये तो हमें पता ही है। जैसे अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है, लेट्स से हमने बिल्डिंग परचेज की है, और बिल्डिंग परचेज करने के लिए हमने कोई लीगल चार्जेस पे करे हैं, जो भी फीस पे की है, इट इज़ नॉट अलाउएबल एज अ डिडक्शन, ठीक है, इट इज़ डिसअलाउड, और वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एक्सेप्शंस इसकी आती हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, ये पढ़ लेना। पहली एक्सेप्शन, फीस एंड अदर कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस आर अलाउएबल टू सोल प्रोप्राइटर। अगर हमने लोन लिया है बैंक से 5 साल का, और लोन लेने के लिए हमने कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस पे करे हैं या कोई लीगल फीस पे करी है कि हमें लोन नहीं मिल रहा था, तो हमने किसी पर्सन के थ्रू लोन लिया है, तो उसने अपना कमीशन या फीस चार्ज की है, दैट इज़ अलाउड। कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग पेटेंट्स आर अलाउड, हालांकि पेटेंट्स आर ऑल्सो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, बट अगर हमने पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन कराई है तो उसकी कॉस्ट हमें अलाउ है। एंड एक्सपेंडिचर फॉर रिन्यूइंग अ शॉर्ट टर्म लीज, मतलब लेस देन 50 years, is allowable, although the legal expenses incurred on initial granting of the lease are not। अगर हमने पहले लीज कराई थी तो हमें जो लीगल चार्जेस पे किए थे वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हमने उस लीज को रिन्यू कराया फॉर अ शॉर्टर पीरियड, लेट्स से लेस देन 50 years, तो हमारा वो एक्सपेंडिचर अलाउड है। सो ये 3 हमारे लीगल फीस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो अलाउड होते हैं, बाकी सारे के सारे डिस अलाउड। तो ये आता है लीगल फीस। अब इसके बाद आता है, इसके बाद फिर हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, काफ़ी सारी तो नहीं है, थोड़ी है, चलो।
सो नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट लॉसेज एंड अलाउंसेस फॉर ट्रेड रिसीवेबल. ओके, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं. द फॉलोइंग आर अलाउेबल आइटम्स राइट ऑफ अ ट्रेड डेट. अगर हमने ट्रेड डेट राइट ऑफ करा है, मतलब इररिकवरेबल डेट, अगर कोई भी डेट हमारी इररिकवरेबल हो गई है, उसको हमने बुक्स में से राइट ऑफ किया है, दैट इज अलाउेबल. नोट दैट सो अगर हमने कोई भी डेट्स अपने इररिकवरेबल डेट बनाए हैं तो वो हमारे को अलाउड होता है. ऑल्सो अगर मान लो हमारे बैड डेट्स थे, वो बाद में रिकवर हो गए, यानी रिकवरी ऑफ डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कि पहले हमने राइट ऑफ कर दिया था और बाद में रिकवर हो गए, दैट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन. ओ सॉरी, दैट विल बी टैक्सेबल. देन हमें उसको अपनी इनकम दिखाना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. और जो हम हर साल अपने ट्रेड रिसीवेबल में अलाउंसेस बनाते हैं, याद है ना, अलाउंसेस फॉर ट्रेड रिसीवेबल, कि हमें लगता है कि शायद इतने पैसे ना आए, वो अलाउंसेस भी हमें अलाउड हैं एज डिडक्शन, प्रोवाइडेड इट इज़ कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद यूके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल एंड IFRS स्टैंडर्ड्स. ये दोनों फॉलो करके हमने अलाउंसेस बनाए हैं अपनी तरफ से, ये नहीं कुछ भी अमाउंट बना लिया. सिमिलरली, और अगर हमने अलाउंस रिड्यूस करा है तो वो हमारी इनकम बन जाएगी. मतलब अगर हमने अलाउंस बनाया है, क्रिएट और इंक्रीज, तो हमारे को एक्सपेंडिचर अलाउड होगा. और अगर अलाउंस हमने रिड्यूस करा है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी. ठीक है. द फॉलोइंग आइटम्स आर डिसअलाउड. राइटिंग ऑफ अ नॉन ट्रेड डेट, एग्जाम्पल लोन टू कस्टमर और अ फॉर्मर एम्प्लॉई, कि अगर नॉन ट्रेड डेट, कोई ऐसी डेट थी जो हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं थी, मतलब ट्रेड रिसीवेबल नहीं थे, कोई और थे, कि हमने किसी वो था एम्प्लॉय ने केस कर रखा था, एम्प्लॉय को पैसे देने थे या ऐसा कुछ था, वो अगर हमने एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करा है तो दैट विल नॉट बी डिसअलाउड. ओ सॉरी, दैट विल बी डिसअलाउड. मतलब क्या है कि जैसे हम दिखाते हैं कि हमें इस डेटर से पैसे कभी नहीं आने, ठीक है, तो हम उसको अलाउ करेंगे एज डिडक्शन. लेकिन अगर हमने ये दिखाया है कि एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ने हमें कुछ पैसे देने थे, एम्प्लॉय को हमने लोन दिया हुआ था, वो बिना लोन दिए भाग गया, सो दैट अमाउंट विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंडिचर, और वो डिसअलाउड हो जाएगा और हमें वो प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा. क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये नॉन ट्रेड डेट मतलब क्या है, इसको हम लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं कि नॉर्मली तो हमारी सारी ट्रेड कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, ट्रेड रिसीवेबल जो हम सामान परचेज सेल करते हैं. ऐसे एम्प्लॉय या कोई ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती, इसलिए हम इसको डिसअलाउ कर देंगे और प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे. अब हम करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 3. सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है गाइस? Catalina statement of profit and loss account for the year ended. This include the figure of impairment debt of 300. This is made up as follows. ये 300 जो impairment करी है उसने total ऐसे करी है. The loan to supplier written off relates to funds loan to supplier with cash flow problem. The loan to customer recovered in respect of loan of 2 years ago. हमें बताना है कि टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, मतलब प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ट्रेड डेट रिटर्न ऑफ, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो अलाउड होता है. ठीक है. लोन टू फॉर्मर एम्प्लॉय रिटर्न ऑफ, फॉर्मर एम्प्लॉय को जो हमने लोन दिया था दैट इज डिसअलाउड, मतलब ये हम यहाँ से हटा देंगे, इट विल नॉट बी अलाउड. अलाउंसेस फॉर इम्पेयर्ड रिसीवेबल्स एज एट 1 जुलाई 2021 और एज एट 30 जून 2021, ओ सॉरी 1 जुलाई 2020, 30 जून 2021. हमारा जो बुक्स एंड हो रही है वो हो रही है 30 जून 2021 को. सो इस डेट वाले हमारे अलाउड होंगे, ये वाले अलाउड नहीं होंगे. अच्छा सॉरी, अलाउंसेस पहले थे हमारे 900, फिर हो गए हमारे 700. अलाउंस कम हुए हैं तो उसने ये इम्पेयरमेंट में माइनस कर दिए, ये भी ठीक किया, इसका कुछ नहीं करेंगे. देखो ये क्या किया उसने, एक तरह से उसने बताया ये खर्चा एक्सपेंडिचर एक्सपेंड होगा और ये एक तरह से इनकम होगी. इनकम मतलब इसने माइनस कर दी एक्सपेंस में से. वो ये बता रहा है कि पहले हमारे जो अलाउंसेस थे वो थे 900, अब हो गए 700, तो अलाउंसेस कम होंगे तो ये हमारी इनकम है, बिल्कुल सही है. ट्रेड डेट रिकवर्ड, ये भी सही है.
लोन टू सप्लायर रिटर्न ऑफ, हमने सप्लायर को लोन दिया था वो हमने एक्सपेंस दिखाया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ था लोन टू सप्लायर रिटर्न ऑफ रिलेट्स टू फंड्स लोन टू सप्लायर विथ कैश फ्लो प्रॉब्लम। मतलब ये जो हमने लोन दिया हुआ था सप्लायर को, ये एक रेगुलर ट्रेड वाला नहीं था, ये अलग टाइप का लोन था, इसका रेगुलर ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला लोन हमारा डिसअलाउड होगा और ये भी हम अलाउ नहीं करेंगे। लोन टू कस्टमर रिकवर्ड, लोन टू कस्टमर रिकवर्ड 150, हमें कस्टमर से लोन, कस्टमर को हमने लोन दिया था वो हमने रिकवर कर लिया, ये हमारी इनकम थोड़ी होगी, हमने कस्टमर को लोन दिया था, ठीक है, उसने वो लोन हमें वापस कर दिया, तो दिस इज़ नॉट आवर इनकम, ये इनकम थोड़ी है। तो ये दोनों हमारे हट जाएंगे और नेट हमारा हो जाएगा 520 माइनस 200 माइनस 400, एक सेकेंड गाइस, तो मतलब हमारे को जो इम्पेयरमेंट है वो हमारी आ रही है -80। तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इम्पेयरमेंट आ रही है वो आ रही है -80, और इसने अपनी जो फिगर निकाली थी इम्पेयर डेट की वो निकाली थी प्लस में 300, दैट मीन्स -380। हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा दिया था 380 से, तो 380 हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट हमारी एज पर इनकम टैक्स कम आ रही है, मतलब एक तरह से हमारी इनकम आ रही है, हमने अपना एक्सपेंडिचर दिखा दिया था 300 का अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में पता चला ये अलाउड ही नहीं है और हमें इम्पेयरमेंट दिखानी थी 80, दैट मीन्स 300 प्लस 80, 380 हम ऐड बैक कर देंगे कि हमने इम्पेयरमेंट ज़्यादा दिखा दी जबकि इम्पेयरमेंट तो नेगेटिव थी, तो 380 विल बी एडेड बैक टू दी प्रॉफिट्स। तो ये याद रखना, हमारे अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट जो हमने बनाई थी वो इतनी थी, एज पर इनकम टैक्स इम्पेयर थी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक तरह से हमारी इनकम हमें दिखानी थी, इतना हमने गलती से एक्सपेंडिचर दिखा दिया था, तो टोटल इनकम हम 380 दिखाएंगे कि हमें एज पर इनकम टैक्स इतना ऐड बैक करना है। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा तरीका। देखो इन्होंने भी दिखाया है अमाउंट एडेड बैक टू प्रॉफिट इट इज़ 380। करने का तरीका क्या है वो मुझे नहीं पता, अलग तरीके से करते हैं, मैं तो अपना सिंपल कहता हूँ कौन सा अलाउड है कौन सा डिसअलाउड, आई डोंट नो इन्होंने कैसे करा है, ना मैं इसमें जाना चाहता। ठीक है, आज की वीडियो इतनी बनाते हैं, काफ़ी लंबी बन गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करा दूंगा।